आज सुनिए हिंदी की सशक्त और वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई कहानी हैसियत। तो शुरू करते हैं कहानी हैसियत। संदेशे पे संदेशे आ रहे हैं। गांव से जब भी लालजी शहर लौटता है, हंसी सूरजभान को संदेशा भेजती है। लालजी सूरजभान के कोटर, गांव वाले किराए के कमरे को क्वार्टर कहते हैं, में आकर कह गया है। सूरजभान, गांव भर को बिल्कुल ही बिसार दिए हो। हंसी बहू जी कह रही थी तुम 3-4 माह से घर नहीं आए। क्या बात भाई? बहू जी बेचारी परेशान है। इन औरतों को परेशान होने के अलावा आता क्या है? हम परमानेंट सवारी पकड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। मैडम को उनके दफ्तर छोड़ना होता है। स्कूली बच्चों की परीक्षा चल रही है। परीक्षा हो जाए तो आएंगे गाँव। सूरजभान ने स्पष्टीकरण दे दिया, पर अब उसे गांव में वो आनंद नहीं आता था जो पहले आता था। हमें ना पढ़ाओ, रिक्शा चलाना हमसे ही सीखे हो। हम तो हफ्ता 15 दिन पे पखवाड़ा गांव ना जाएं तो चैन नहीं पड़ता। लालजी ने संदेश देकर अपना काम कर दिया, बाकी सूरजभान जाने। सूरजभान का घर गांव जाने का मन नहीं होता। घर जाओ तो हंसी वही लड़कियों का मूड थामे जुए बीनती मिलेगी, या छाती में पेटीकोट बांधे खुले में नहाती मिलेगी, या गाय को भूसा डालते हुए देह में चिपके भूसे के कणों से उठती खुजली को शांत करने के लिए जोर जोर से देह खुजलाती मिलेगी। वो सहूर सीखने की सलाह देगा तो कमर में हाथ टिका देगी। पहले तो तुम ऐसा नहीं थे, शहर की हवा लग गई है, हम ऐसे ही रहेंगे या उम्र में नहीं बदलेंगे। इस उम्र में मतलब 28-30 साल में मेहरिया बुढ़िया मिट्टी नहीं हो जाती। शहर में लड़कियों का इस उम्र में ब्याह होता है। वो जो हमारी नीना मैडम हैं, जिन्हें रोज़ दफ्तर ले जाता हूँ, तुम्हारी ही उम्र की होंगी। अभी 2-3 बरस पहले उनका ब्याह हुआ है। तो हमें क्या, बड़की 10 की पूज रही है, उसका काज हेरो ढूंढो। ये हंसी लड़कियों के बड़े होने की बात कहे उसका उत्साह खत्म कर देती है, वरना वो इन दोनों स्वयं को बहुत स्फूर्त, ताज़ा और युवा पाता है। 2 वर्ष से नीना को दफ्तर लाते ले जाते उसकी दुनिया बदल गई है। वो सब कुछ नए सिरे से देखने अनुभव करने लगा है। पहले शहर में चित्त नहीं लगता था, जल्दी जल्दी घर भागता था। कभी कई दिन हो जाते तो हंसी रिसा जाती थी। वहाँ शहरी लड़कियों को रिक्शे में बैठाकर घुमाते हो, हमारी सुध क्यों आए भला? वो तो हमारा धंधा है, न लड़की न लड़का, हमारे लिए तो सब सवारी होते हैं। बैठो पैसा दो, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, बाकी हमारी हेमा मालिनी तू है। तब हंसी उसे हेमा मालिनी लगती थी। घर संभालती थी, माँ की सेवा करती थी, नस्लें पैदा करती थी, मजूरी करती थी और उसके घर आने पर खुश होती थी। सूरजभान इधर जब से नीना से परिचित हुआ तब से पता चला असली हेमा मालिनी नीना मैडम जैसी होती है। मैडम साफ प्रेस की गई साड़ी में बहुत सुंदर और अतर लगाने के कारण बहुत खुशबूदार लगती हैं। रिक्शे में बैठती हैं तो रिक्शा गमगमा जाता है। मैडम को दफ्तर लाते ले जाते वो उनके भविष्य में बहुत कुछ जान गया है। जैसे पहली तारीख को उसे पैसे देती हैं, उनकी तनख्वाह मिले ना मिले। पति से अनबन है इसलिए अलग रहती हैं। हल्के रंग की साड़ियाँ पहनती हैं, बात कम करती हैं। पहले तो बिल्कुल ही बात नहीं करती थी। वो उनके घर के सामने निर्धारित समय पर जाकर रिक्शे की घंटी बजाता था। वे तत्काल घर में ताला डालकर रिक्शे में बैठ जाती थी। दफ्तर से जब वे निकलती वो पहले से मौजूद रहता। वे बैठ जाती, ये चल देता। पहले हंसी भी बहुत कम बोलती थी, हाँ हूँ में उत्तर देती थी। पहले शायद सभी लड़कियां ऐसा करती होंगी, अब तो हंसी खाने दौड़ती है। हंसी के कई संदेश आ चुके हैं, उसे 2-4 रोज को घर हो आना चाहिए। आज मैडम से बात कर लेगा। सूरजभान भिनसारे उठ सामने के चापाकल में लाइफ बॉय घिसकर नहाया। पहले वो सफाई का महत्व नहीं समझता था। एक बार नीना की बहन सोना आई हुई थी, वो दोनों को बाजार ले गया था। सोना को प्यास लगी थी, गन्ने का रस पीना चाहती थी। नीना ने मना कर दिया था। रस तो ठीक है, पर ये लोग गिलास ठीक से नहीं धोते। तमाम रिक्शे वाले और न जाने कौन कौन इन गिलासों में पीते हैं, टीबी फैलाते हैं। तब नीना उसके लिए एक सवारी थी, वो रिक्शा वाला। उसे बुरा लगा था। मैडम, टीबी रिक्शे वालों को ही क्यों, बड़े आदमियों को भी हो सकती है। मेरा मतलब ये नहीं था, तुम्हें बुरा लग गया। अधिकतर रिक्शे वाले साफ सफाई से नहीं रहते ना। नीना को संकोच हुआ। फिर न जाने कब नीना सवारी से मैडम हो गई। वो रिक्शे वाले से सूरजभान हो गया। खूब साफ सुथरा रहने लगा। धुले हुए वस्त्र पहन नीना को लेने पहुंचता था। नीना हंसी थी। सूरजभान, सफाई से रहना अच्छी आदत है। मनुष्य खुद को ताज़ा और स्वस्थ अनुभव करता है। नहा धोकर सूरजभान अपने क्वार्टर में आया और जल्दी जल्दी रोटी पोने लगा। अब तो किराए की कोठरी है, पहले रिक्शा ही उसका घर था।
वो पिछली सीट के अंदर की बॉक्स नुमा खाली जगह में आटा, नमक, माचिस रखता था। सड़क के किनारे जहाँ और भी रिक्शे वाले रोटी बनाते थे, वो भी ईंट के चूल्हे में रोटी बना लेता था। सब्जी या दाल किसी सस्ते होटल से ले लेता था, फिर पूरा दिन किसी पौंसरे मतलब प्याऊ से पानी पीकर काट देता था। सूरजभान ने कलेवा कर रिक्शे का ताला खोला, अच्छी तरह झाड़ा पोछा। एक पहिए में हवा कम थी, पंप से हवा भरी और दिन की शुरुआत करने निकल पड़ा। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। इस समय परीक्षाएं चल रही हैं। थोड़ी देर हो जाए तो बच्चे हल्ला करने लगते हैं कि पेपर छूट जाएगा। उसे इन दिनों घर से जल्दी निकलना पड़ता है। वो सरपट रिक्शा भगाने लगा। पहले जब वो लाल जी के साथ गांव से शहर आया था और पहली बार रिक्शा चलाया था तो लाल जी के संभालते संभालते उसका रिक्शा अपने आप लावारिस सा किसी एक दिशा में चला गया था और अगले पहिए के नाली में घुसने के बाद ही रुका था। लाल जी ने खूब दुनियादारी झाड़ी थी। तब रिक्शा चलाते हुए सूरजभान का चेहरा बहुत भयभीत और भोला लगता था। सवारी जान जाती थी कि नौसिखिया है। उसे न रेट की समझ थी न रास्ते की। धवारी चलोगे? चलूँगा। क्या लोगे? समझ कर दे देना। ठीक है। वो रास्ते भर पूछता, बाबूजी किधर मुड़ना है? नए हो? जी, इस बरस गांव से आए हैं। इस तरह उसे रास्ते और रेट की जानकारी हुई। अब तो पैसे पहले ठहरा लेता है। यद्यपि कुछ लोग तय हुए रेट से रुपया 8 आना कम देते हैं, बहस करते हैं। वो समझ नहीं पाता ये लोग रुपया 8 आना कम देकर कितनी बचत कर लेंगे। शोरूम में व्यापारी द्वारा भले ही लूट लिए जाएं, पर रिक्शा वाले से ऐसे भाव ताव करेंगे जैसे लाखों का सौदा हो। अब वो भी दुनियादार हो गया है। अवसर देखकर अधिक रेट बता देता है। गर्मी की दोपहरी हो, शीत की रात हो, लड़कियां हों, महिलाओं के साथ छोटे बच्चे हों, वो रेट अधिक बताता है। कमाई इसी तरह होती है। सूरजभान ने एक बार फिर घड़ी देखी। जल्दी जल्दी बच्चे इकट्ठा करने लगा। घर से निकलने में बच्चे कुछ देर लगाते हैं। उनकी माताएं तब तक उन्हें निर्देश देती रहती हैं जब तक रिक्शा चल नहीं देता। कुछ रिक्शे वाले बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। क्षमता से अधिक बच्चे रिक्शे में ठूसेंगे, चढ़ाई में उनसे धक्का लगवाएंगे, स्कूल के सामने ऐसे झटके से उन्हें उतारेंगे जैसे वो भूसे के बोरे हों। वो बच्चों के साथ क्रूर नहीं हो पाता। गणवेश में सजे नन्हे सिपाही से बच्चे उसे अच्छे लगते हैं। बच्चों के माता पिता होली दिवाली में इसलिए ना इनाम इकराम देते हैं कि उनके बच्चों को प्यार से और सुरक्षित पहुंचाए। रिक्शे में बैठे बच्चे आज अपेक्षाकृत प्रसन्न हैं। किसी ने कहा, भैया जी आज हमारा लास्ट पेपर है, अब 2 महीने की छुट्टी। तुम्हारी छुट्टी तो हमारी भी छुट्टी। पास हो जाना तो मिठाई खिलाना मत भूलना। 2 खेप बच्चों को पहुंचाने के बाद सूरजभान को दम लेने की फुर्सत मिली। स्कूल के सामने किसी संस्था के सौजन्य से खोले गए पौंसरे में उसने खूब पानी पिया। प्यास बड़ी विचित्र चीज़ है। अच्छी प्यास तभी लगती है जब पेट भरा होता है। खाली पेट न प्यास लगती है न पानी में स्वाद आता है। आदमी गला तर करने और खाली पेट में कुछ भरने के लिए पानी भले ही पी ले, पर पानी की तृष्णा भरे पेट को अधिक होती है। सूरजभान का पेट भरा था। पानी खूब मीठा लगा। गमछे से हाथ मुंह गर्दन पोंछ वो पुनः सड़क पर आ गया। कुछ गज चला था कि 2 लड़कियों ने हाथ दिखाकर रिक्शा रोका। सूरजभान ने कलाई में बंधी घड़ी देखी। वो सस्तुआ घड़ी सदैव बांधे रहता है। परमानेंट सवारी को लेने समय पर पहुंचना होता है ना। नीना मैडम को दफ्तर पहुंचाने में भी देर है। वो इन लड़कियों को बैठा सकता है। कहाँ तक जाना है? नई बस्ती। 15 रुपया होगा। अधिक मांग रहे हो? इतना ही लगता है, रुपया 8 आना कम दे देना और क्या। लड़कियां बैठ गईं। उनके कपड़ों से उठती इत्र की महक से वो प्रफुल्लित हो उठा। लड़कियों को बैठाकर रिक्शा चलाना उसके लिए अद्भुत और सुखद अनुभव होता है। उसका ध्यान उनकी बातों में लगा रहता है। कोई क्लास गोल कर फिल्म देखने जा रही है, कोई अपने लिए नई ड्रेस खरीदने, कोई ब्यूटी पार्लर, कोई किसी सहेली के घर। लड़कियां अपनी धुन में बहुत सी बातें करती हैं और वो गंतव्य के साथ उद्देश्य भी जान लेता है। इधर जब से वो नीना मैडम से परिचित हुआ है, बाकी लड़कियों की ओर से तटस्थ हो गया है। वे उसके लिए लड़कियां नहीं, सवारी हैं। पहले नीना भी उसके लिए सवारी ही थी, स्थायी सवारी, जिससे वो एक बंधी रकम मिलती थी। ये तो बाद में वो जान पाया। रिक्शे में चढ़ते उतरते कभी उनका आंचल उसकी पीठ से छू जाता है या उंगलियां कंधे अथवा पीठ से टकरा जाती हैं। सुरसुरी होती है, जैसे देह में कोई धीमे धीमे मोर पंख फेर रहा हो। उस खुमारी में उसे सब कुछ बड़ा भला भला और अपना लगने लगता है। नीना एक बार धक्के से उसकी पीठ पर आ गिरी थी। पीठ पर पूरे दबाव के साथ जमी नीना की हथेलियों का स्पर्श आज भी ताज़ा लगता है। ऐन सामने से ट्रक आ गया था। उसने ब्रेक लगाने में पूरा जोर लगा दिया था।
उसे लगा मैडम चीखेंगी, अंधे हो, देख कर नहीं चला सकते। लेकिन मैडम ने कहा, सूरजभान, तुमने ठीक समय पर ब्रेक लगा दिया, वरना इस ट्रक वाले ने मार डाला था। गलती बड़े वाहन वाले करते हैं, जान छोटे वाहन वालों की जाती है। वो मरने की बात सुनकर कांप गया। मैडम मर जाती तो उसकी दुनिया खाली हो जाती। मैडम क्या जाने उनके आने से उसके जीवन में कैसी बहार आ गई है। वो स्वयं को खास समझने लगा है। जिन्हें दफ्तर के लोग बड़े मोहित भाव से देखते हैं, उन्हें वो सरेआम अपने रिक्शे पर बैठाता है। एक दिन दफ्तर के दो एक कर्मचारी उससे कह रहे थे, तुम्हारे मज़े हैं रिक्शे वाले, हम लोगों को तो घास नहीं डालती। उसके जी में आया था गांव में सीखी कुश्ती के दांव पेच लगा कर्मचारियों को चित्त कर दे, पर वो मैडम का तमाशा नहीं बनाना चाहता था। क्या बात करते हैं बाबूजी, हमारी तो समझ में नहीं आती। कर्मचारी हंसते हुए आगे बढ़ गए थे। फिर पूरे रास्ते उसने बड़ी सतर्कता से रिक्शा चलाया था। नीना एक सब्जी वाले की दुकान पर रुकी थी। सूरजभान, अदरक ले आओ। अदरक ख़त्म है, मैं बिना अदरक के चाय नहीं पीती। आज तो तुम्हारी होशियारी ने बचा लिया। उसने खूब छांट कर अदरक खरीदी और एक छोटा सा पैकेट नीना को पकड़ाते हुए सायास अपनी उंगलियां नीना की हथेली पर टिका दी। कुछ स्पर्श जादुई हुआ करते हैं। वो आनंद से नहा गया। सूरजभान बहुत दिनों तक पीठ पर दो दूधिया मुलायम हथेलियों का दबाव स्पष्ट महसूस करता रहा। उसे अचरज होता जब यह स्पर्श अनुभव में घटित हुआ था, वैसा प्रभाव नहीं पड़ा था जितना कि स्पर्श की स्मृति प्रभावित कर रही थी। यादें शायद अधिक पुरअसर होती हैं। वो बहुत पछताते हुए सोचने लगा, जीवन हिंदी फिल्म होता तो मैडम उससे प्रेम करती, ये जानते हुए भी कि वो जाति का काछी और पेशे से रिक्शावाला है। उसके लिए परिवार से बगावत करती। अफसोस, जीवन हिंदी फिल्म नहीं है। उसका और मैडम का मेल नहीं हो सकता। वो ज़मीन का आदमी है, मैडम आसमान का तारा। आर्थिक, मानसिक, सामाजिक स्तर का मेल नहीं बैठता। वो तो मैडम को पाने की बात क्या आज़ाद मन से उनसे प्रेम करने में भी संकोच करता है। वो निर्धन है। निर्धन की हैसियत बहुत छोटी होती है, बस इतनी कि झोपड़ी में जन्म लेना और झोपड़ी में मर जाना, जिंदगी भर रिक्शा चलाना, उसका उपार्जन इतना ही है। उसे बहुत खलने लगा है स्वयं का रिक्शे वाला होना, हंसी का उम्र भर के लिए उसके साथ बंध जाना, 3 लड़कियों का पिता होना। यदि हंसी उसके जीवन में ना आई होती, वो अपेक्षाकृत आज़ाद होता। मैडम को पा न पाता, प्रेम प्रकट न कर पाता, पर आज़ाद मन से सपने तो देख सकता था। अब तो मैडम को सुमरो तो हंसी चोर गली से चली आती है, मजा बिगाड़ती है, जैसे सुंदर पार्क की सैर करते करते बंजर खेत में पहुंच गया हो। बस भाई, इस मोड़ पर उतार दो, एक लड़की बोली। सूरजभान ने रिक्शा रोक दिया। लड़कियों ने 10 के 2 नोट दिए। छुट्टा नहीं है, अभी बोहनी नहीं हुई है। हो गया, रख लो। विचित्र होती हैं लड़कियां। अभी कह रही थी अधिक मांग रहे हो, अब कहती हैं पूरा रख लो। सूरजभान ने प्रसन्न हो लंबा सलाम ठोका और रिक्शा वापसी के लिए मोड़ लिया। नीना को दफ्तर पहुंचाने में अभी समय है। वो मौज से धीरे धीरे रिक्शा चलाने लगा। कुछ ही दूर पहुंचा था कि दाहिने और गली से निकलता गुड्डू राजा दिख गया। उस सरहंग को आता देख सूरजभान ने कन्नी काटकर तेजी से रिक्शा उसी दिशा में मोड़ दिया जिस दिशा में लड़कियों को छोड़ा था। जब वो शहर के लिए नया था, इस सरहंग ने उसे ठगा था। उसके रिक्शे में बैठ गया, उसे इस दफ्तर से उस दफ्तर घुमाता रहा, फिर अपने घर के सामने उतरकर पूछा था, कितना हुआ रे? 30 रुपया हुआ बाबूजी। गुड्डू राजा ने अपनी कीमती सूट की सारी जेबें टटोली। जा, बाद में लेना, अभी नहीं है। क्या मजाक करते हो बाबूजी, इतनी देर से आपको घुमा रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ। कहा ना बाद में लेना। न तू कहीं भागेगा न मैं भागूंगा, इसी शहर में रहूँगा। देख, मैं ये 5,000 का सूट पहने हूँ, ये लाखों का मेरा मकान खड़ा है, मैं तो ये सब छोड़कर भाग नहीं जाऊँगा, बाद में ले लेना। गुड्डू राजा अभद्र ढंग से उसके गाल सहलाने लगा था। अपमान और ग्लानि से उसकी आंखें भर आई थीं। वो आदमी को ढो रहा है और आदमी का इतना विवश रूप देखकर भी ये आदमी पसीजता नहीं। मोटा इतना है कि ढोते ढोते फेफड़े फटने लगे। बाद में लालजी ने समझाया था, सूरजभान, इस पराए शहर में खपना है तो बहुत कुछ सहना होगा, वरना शहर हम गांव वालों को उलीझ कर बाहर फेंक देगा। वो इस नए शहर में तेजी से खपता गया। शहर अपना, गांव पराया लगने लगा। इन सालों में कितना कुछ तो बदला। बाबू नहीं रहे, घर के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उसे कमाई के लिए घर से निकलना पड़ा। लालजी के साथ अब शहर आया था, ब्याह हो गया था पर गौना नहीं हुआ था। उन दिनों शहर की जनसंख्या कम थी, सड़कों पर इतनी भीड़ नहीं होती थी। अब शहर भर में नई पॉश कॉलोनी, कॉम्प्लेक्स, मार्केट, मकान बन गए हैं। पहले के टोला मोहल्ला बस्तियां पुराने पड़ गए हैं। शहर आधा पुराना और आधा नया कहलाने लगा है।
नए लोग, नया जमाना, नया शहर, नया बाजार। ये नया ना होता तो पुराना उतना पुराना न लगता। वो शहर ना आया होता तो गांव उसे अविकसित पिछड़ा हुआ न लगता। नीना मैडम से ना मिलता तो हंसी इतनी बेसहूर और उजबक न लगती। आदत और संबंध। मनुष्य की आदतें जल्दी छूट जाती हैं, संबंध जल्दी बन जाते हैं। सूरजभान की अब गांव में रहने की आदत छूट गई है। शहर से संबंध बन गए हैं। पहले वो गांव की ओर भागता था, कटाई के दिनों में तो वो वहीं रहता था। माँ, हंसी और वो लाल साहब के खेत काटते थे, अच्छी बनी मजूरी पा जाते थे। अब उसको गांव गांव जैसा नहीं लगता। गांव में भोलापन नहीं रहा और घर में रौनक। माँ रही नहीं, मंझला भाई घर से भाग गया तो उसका आज तक पता नहीं। छोटा अपनी ससुराल का होकर वहीं टेंट हाउस में काम करता है। एक दो सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा वो निर्धारित समय पर नीना के घर पहुंच गया। आज द्वार उड़का हुआ था। उसने रिक्शे की घंटी घनघनाई। जल्दी नीना द्वार पर आ गई। सूरजभान, आज दफ्तर नहीं जाऊंगी, छुट्टी ली है। मेरे मिस्टर आए हुए हैं। नीना के मुख पर अलग किस्म की लाली फैली हुई थी। उस लाली से सूरजभान ने अनुमान लगा लिया कि मिस्टर का अर्थ पति से है। उसके भीतर फक से कुछ बुझ गया। साहब आए हैं? उसने संदेह दूर कर लेना चाहा। हाँ, कल रात आए। सूरजभान के भीतर विचलन भर गया। मैडम की बहन सोना जब आई थी तो उसने रिक्शे में दोनों की बात सुनी थी। उनकी बातों से लग रहा था वे घर पर इस विषय में बहुत सी बातें करती रही थीं, जो रिक्शे में बैठकर भी जारी थीं। दीदी कब तक अकेली रहोगी? पता नहीं, मेरी भी कोई इच्छा है कि नहीं। ये तो पहले ही तय हो गया था कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। इस वजह से तो नहीं कि उनकी माँ को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं है। कैसे मीन लोग होते हैं, मेरा दम घुटता था। सूरजभान के भीतर एक पुलक जागी थी। मैडम की अपने पति से सुलह न हो, वो जीवन भर इन्हें रिक्शे में बैठाकर घुमाता रहे। अव्यक्त संबंध, अनिवर्जनीय सुख। आज मैडम के पति ने आकर वो सुख छीन लिया। संबंध भी कदाचित अब न रहे। सूरजभान एक पछतावे, व्यग्रता, विचलन से भर गया। अब हम कब आए मैडम? एक दो दिन ना आना। गांव जाने की सोचता हूँ। हुआ गांव में मैनेज कर लूँगी। ये वही मैडम है ना जो उसके गांव जाने की बात सुनकर अपनी 10 परेशानियां गिनाती थी, फिर बड़ी अनिच्छा से अनुमति देती थी। आज इनके पति आ गए हैं, उसकी आवश्यकता खत्म। वो और कुछ कहता, उसके पूरी नीना ने द्वार में लगे पर्दे को पूरी चौड़ाई में फैलाया और तत्परता से भीतर चली गई। सूरजभान कुछ देर तक लुटा पिटा सा खड़ा रहा। उसकी एक नामालूम सी हैसियत थी, वो भी आज जाती रही। वो स्वयं को तिरस्कृत, अपमानित, नकारा अनुभव कर रहा था। भीतर की ऊर्जा, उत्साह, आत्मबल सब कुछ क्षण में चुक गया। वो हारे हुए जुआरी की भांति लौट चला। उसे मैडम के पति का आना अच्छा नहीं लगा। इन्हें नहीं आना चाहिए था। नीना और उसका कोई मेल नहीं, फिर भी वो नीना पर एकाधिकार समझने लगा है। वो जैसे बेसुध में रिक्शा चला रहा था। एक दो लोगों ने हाथ दिखाया, नहीं रुका। अगले दिन गांव जाने के लिए बस पकड़ते हुए मन बोझिल रहा। उसे देखते ही हंसी कुछ ना कुछ पंचायत लेकर बैठ जाएगी। कभी लड़कियों के कपड़े फटे हैं, कभी हंसी का मूड पिरा रहा है, कभी गाय दूध नहीं दे रही है, कभी हंसी की मजूरी किसी ने मार दी। घर की समस्याएं ही खत्म नहीं होने को आती। घर में घुसते मझली लड़की के रोने का सर सुनाई दिया। वो जल भुन गया। घर है कि नरक? उसे देखते ही हंसी उपालंब के स्वर में हाथ फटकार कर कहने लगी, ये लड़की 12 की पूज रही है, इसका काज ब्याह हेरो ढूंढो। दिन भर घर में घोड़े जैसी मिछराती, मतलब कूदती फांदती है। अबहिन मजली से खूब लड़ी है। दिमाग ना चाटो। ये होगा नहीं कि आदमी थका हारा आए तो कुछ पानी पिंगल को पूछो। वो आंगन में पड़ी खटिया में घुस गया। का पूछे तुम्हें? कितना संदेशा भेजा पर आने का नाम नहीं। हमें मालूम है तुम्हें घर परिवार की एक को चिंता नहीं। पहले कटाई के समय यहीं रहते थे, कुछ तनी मजूरी मिल जाती थी। रिक्शा से अधिक कमाई होती है समझा कर परमानेंट सवारी पकड़े हैं, जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। ये कहो मौज मारते हो, यहाँ हम हैं जांगर पेरने को। तू जांगर पेरती है तो हम भी दिन भर फेफड़ा गलाते हैं। बच्चा पैदा किए हो तो फेफड़ा गलाना पड़ेगा, एहसान नहीं करते। दुनिया अपने मेहरिया बच्चन को खिलाती है। कहाँ आप फंसा। इस टटमुजिए घर में कुछ भी ऐसा नहीं जिससे वो खुद को बांध पाए। उसके भीतर हाहाकार मचा है। हंसी अपनी लिए बैठी है। बड़की चाय बना, वो गुर्राया। दूध नहीं है, सकारे गैया नहीं लगी, अंतरे दूसरे लात मारती है। छुटाने वाली है ना? बड़की के स्थान पर हंसी बोली। कुछ रहता है घर में, जहर मांगे तो वो भी ना होगा। सूरजभान पर उकताहट तारी हुआ आई। जहर होता तो अब तक हम खाकर सो रहते।
4 महीना बाद घर में झाके हो तो इस पर भी सुख दुख नहीं पूछा जाता, बस वह ताना मारोगे। पहले तुम ऐसे नहीं थे, लगता है कोई चुड़ैल डायन तुम्हें मारे धरे है। जाओ ओझा को हाथ दिखाओ। हंसी की तलैया से भरी आंखें बह चलीं। अब सूरजभान का कहे, उसका दिल टूट गया है, उसे सहानुभूति की आवश्यकता है। फिर रात में लड़कियों के सो जाने पर हंसी आदतन उसके पास आ बैठी। उसने आदतन ही हंसी का हाथ थाम लिया। स्पर्श मात्र से हंसी का क्रोध, क्षोभ, खीज उड़नछू हो गई। शहर में अकेले रह रहे आदमी को वश में रखने के लिए वो सकल जतन कर लेना चाहती है। तुम 4-4 महीना हिरकते, मतलब भूल कर भी नहीं झाँकते हो। हम अकेले कहाँ तक गृहस्थी संभालें। अब लड़कियां सयान हो रही हैं और गांव पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो तुम हमारे साथ लाल साहब के खेत जाते थे, हम निस्फिक्र थे। अब लाल साहब का लड़का खूब जवान हो गया है, हम पर पूरी नज़र रखता है, कहता है घर भर दूंगा दौलत से। एक दिन हमारा हाथ पकड़ लिया। जी मैं तो आया था कि 4 पनही मार दें, पर वो बड़े बाप की औलाद और हम छोटे मनई। अब तो वो घर तक चला आता है। समझ लो हम 4 दिन से कटाई में नहीं गए, मजूरी भी पड़ी है लेने को। सार हमको ऐसन बैसन समझता है। अरे बड़ा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, तो होगा अपनी महतारी का। हमें नहीं चाहिए किसी का राजपाट। जैसा है जितना है हम अपने घर में खुश हैं। हम तुम्हें बता के चिंता में न डालते पे उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है। परों मतलब परसों फिर पूछने आया था कटाई में काहे नहीं आती। इसी से तुम्हें संदेश पर संदेश भेजे पे आने का नाम नहीं। हमसे अब मजूरी ना होगी, अपने साथ शहर ले चलो, 4-6 घर का चौका बर्तन पकड़ लेंगे। लड़कियां सायान हो रही हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो ना कहना। हंसी कब तक और कितना बोली सूरजभान को नहीं मालूम। वो सन्नाटे में था, जैसे ऊंची उड़ान का लक्ष्य लेकर उड़ा हो और जल्दी ही ठोस धरती से आ टकराया हो। लाल साहब का लड़का अखंड प्रताप सिंह, उससे श्रेष्ठ प्रत्येक स्तर पर, सुंदर, संपन्न, शिक्षित, हष्टपुष्ट, बड़ी हैसियत वाला। हंसी उससे धन दौलत, दहेज, सुख, मजूरी सब कुछ पा सकती है। इधर वो उस मैडम के सपने देख देख कर जी रहा है जो कभी उसे मिल नहीं सकती, एक क्षण के लिए भी नहीं। मैडम आसमान का तारा, वो जमीन का आदमी। उसने अपने पुरुषार्थ से बड़ा सपना देख डाला है, जबकि गरीब के सपने छोटे होते हैं। वो रिक्शे वाला है, मैडम एक सवारी हैं। पति से सुलह हो जाएगी या कहीं तबादला हो जाएगा, वो चली जाएंगी। याद भी ना करेंगे सूरजभान नाम का एक रिक्शे वाला था। ये सोचकर ईर्ष्या, क्रोध, ताप से भर गया कि कोई हंसी को उससे बिल्कुल स्वीकार नहीं। हंसी उसके अतिरिक्त किसी अन्य की चाह करे और अन्य कोई हंसी की। भीतर तक हिल गया सूरजभान। हंसी के चेहरे को गहराई से देखने लगा। हंसी कई रातों से सोई नहीं थी। आज अपनी बात पति से कह पति की उपस्थिति की सुरक्षा में गहरी नींद सो गई। तनाव मुक्त हो नींद में डूबा हंसी का चेहरा एकाएक सुंदर लगने लगा सूरजभान को। हंसी उससे अधिक संतोषी, समझौतावादी, सयानी है, जानती है अपनी हैसियत। उसे भी अपनी हैसियत पहचान लेनी चाहिए। लगा शहर में चलते हुए उसके भीतर जो व्यग्रता, छटपटाहट, उमस, विचलन भरी हुई थी, छट रही है। उसे नींद आ रही है। सूरजभान ने नज़र भर हंसी को निहारा, फिर आंखें मूंद ली नींद आने की प्रतीक्षा में। अभी आप सुन रहे थे एक सुंदर और सकारात्मक कहानी हैसियत, जिसको लिखा है सुषमा मुनींद्र जी ने। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।